सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू पीएम डिजी क्लाउड चैनल। क्लाउड ट्यूटोरियल सीरीज के 5th लेक्चर में आज हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में क्या क्या रीजंस होते हैं, वो किस ज्योग्राफीज के अंदर में आते हैं और उनके बेसिस पे क्या सिलेक्शन प्रोवाइड होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स के लिए, अवेलेबिलिटी सेट्स के लिए, और हम क्यों अवेलेबिलिटी जोन्स और सेट बनाते हैं। क्या ये कस्टमर को अवेलेबिलिटी एसएलए के बेसिस पे होती है, और उसके अलावा एज्योर के क्या रिसोर्स ग्रुप की इंपॉर्टेंस है, एज्योर रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, और एज्योर लॉक्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों रिकैप कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी बनाया हुआ है क्लाउड ट्यूटोरियल सीरीज में, जो कि आपके बेस बनाने के लिए क्लाउड फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मदद करेगा। इसमें हमने बेस समझने की कोशिश करी है, जैसे कि यूआरएस होते हैं वो किस आईपी से कैसे मैप होते हैं, इंटरनेट पे क्या अंतर होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, किस किस टाइप के सर्वर्स होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, टीसीपी आईपी में क्या अंतर होता है, और आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और ऑन प्रीमाइस और क्लाउड में क्या अंतर होता है, क्यों क्लाउड इंपॉर्टेंस होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सारे हम सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में समझे थे। जो लास्ट लेक्चर 4th था उसमें हैंड्स ऑन भी किया था वर्चुअल मशीन क्रिएशन के लिए, और उसके साथ में हमने देखे थे कि किस तरीके से हमने एक सिंपल पेज बना के होस्टिंग करी थी और उसको पब्लिकली एक्सेस किया था हिट करके। तो इस सीरीज में हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी रिलेटेड टू कॉस्टिंग ऑल्सो, और दैट कैन बी रिलेटेड टू योर डाटा रिकवरी काइंड ऑफ थिंग, और योर प्रोवाइडिंग द अवेलेबिलिटीज टू योर यूजर्स, वो एज्योर ज्योग्राफीज और रीजन में कैसे क्या अंतर होता है। और प्लस जब आप सेटअप करते हैं, आप जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन का क्रिएशन कर रहे हैं अपने यूजर बेस की नीड पे, तो वो कौन सी ज्योग्राफी में आपको, कौन से रीजन्स में आपको वर्चुअल मशीन्स के क्रिएशन करने चाहिए, कहाँ पर होस्टिंग करनी चाहिए, इन सभी के इंपॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे। देखिए जब आप एज्योर पोर्टल में जाते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी के बेसिस पे आपके कई रीजन्स डिफाइन किए गए हैं। अगर मैं एक मैप आपको दिखाता हूँ जो कि रिसेंटली, देखिए ये मैप है। इस मैप में अगर आप देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एटलीस्ट 54 प्लेसेस में 54 रीजन्स ऑलरेडी बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के, जो कि हाईएस्ट हैं AWS के कंपैरिजन में एंड इवन गूगल क्लाउड के कंपैरिजन के बेसिस से। ये मैं अप टू डेट अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी के बेसिस पे 54 रीजन्स हैं और 140 कंट्रीज में ये ऑलरेडी सेटअप हो रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डाटा सेंटर्स का या सर्वर्स का। आप ये मैप देख के सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इसमें नहीं दिखाई दे रही जो कि मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये जो पब्लिक बेसिस पे जो एक्सेस हो सकते हैं वो रीजन्स यहाँ दिखाए गए हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने गवर्नमेंट के लिए या डिफेंस के लिए किसी को अपना डाटा सेंटर दिया हुआ है तो वो हम पब्लिक मैप में नहीं दिखाते हैं, और उन सभी रीजन्स को स्पेशल रीजन कहा जाता है। और एज पर लॉस, जैसे मान लीजिए यूएसए में की गवर्नमेंट के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने दिया हुआ है डाटा सेंटर, तो वहाँ की एक पॉलिसी है कि वहाँ का जो डाटा है उनके रीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब आप जो उसके लिए कोई भी क्रिएशन करेंगे, कोई भी सेटअप करेंगे, तो वो जो डाटा है वो रेजिड करेगा उस यूएसए लोकेशन के अंदर ही। सिमिलरली लाइक जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की गवर्नमेंट की ये नीड है कि आप इस रीजन से बाहर डाटा नहीं ले जा सकते हैं। तो जो भी डाटा का सेटअप होगा, जो भी स्टोर्ड होगा इन्फॉर्मेशन, वो विद इन दी बाउंड्री ऑफ जर्मनी लोकेशन होगा। ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफीज को देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल ज्योग्राफीज यहाँ पे बनी हुई हैं। एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, हर ज्योग्राफी के अंडर कई ढेर सारे रीजन्स आएंगे, और उन रीजन्स के बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, या कुछ ना कुछ प्राइस का भी चेंजेस हो सकता है, और आप कितने ज़्यादा वर्चुअल मशीन के क्रिएशन कर सकते हैं, या कितने जोन्स बना सकते हैं, कितने अवेलेबिलिटी सेट की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, वो सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर में रीजन्स आएंगे, उनके अंदर में क्या वहाँ पे कॉम्प्लायंस आपको फॉलो करना है एज पर गवर्नमेंट रूल या एज पर इंटरनेशनल रूल्स, वो सब एप्लीकेबल होते हैं। डाटा कहाँ विजिट करेगा, जैसे कि आप ये देखिए सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जिसकी लोकेशन है पुणे, चेन्नई एंड मुंबई। यहाँ देखिए डाटा रेजिडेंसी में लिखा हुआ है स्टोर्ड एट रेस्ट इन इंडिया, राइट। इसके बाहर इसका डाटा नहीं जाएगा। ऐसे ही डिजास्टर रिकवरी की बात होती है। डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे अगर आप कहीं पे भी आपने अपना डाटा सेंटर सेटअप कर रखा है, वहाँ पे नेचुरल वजह से, मतलब मान लीजिए एन एग्जाम्पल की अर्थक्वेक आता है, या
कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है उसके बेसिस पे अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वहाँ की लोकेशन, तो भी आपका एप्लीकेशन किसी और जगह पे रिप्लिका बन चुका है और वहाँ से वो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट यूजर पे नहीं आना चाहिए कि आपका जो बिजनेस रन हुआ है वहाँ पे अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो गई जिसकी वजह से वहाँ का सब डाटा सेंटर किसी तूफान की वजह से या फिर किसी अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है और उसके बाद आपका सारा एप्लीकेशन बंद हो गया, फिर से आपको सेटअप करना पड़ रहा है। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी के लिए रिप्लिका बनाई जाती है एज इट इज़ आपका जो एप्लीकेशन है किसी और सेंटर में, और इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर करके ही आप सेटअप करते हैं अवेलेबिलिटी सेट या जोन्स का। ठीक है, और मल्टीपल रीजन्स का आप चाहें तो मल्टीपल रीजन्स भी कॉपी बना सकते हैं या विद इन द रीजन आप कॉपी बना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने एक ऑलरेडी सीरीज बना रखी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें कवर अप करी हैं जो कि हर आईटी एक्सपर्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपका स्केलेबिलिटी आती है, पोर्टेबिलिटी आती है, अवेलेबिलिटी आती है, रिलायबिलिटी आती है। उन सभी टर्म्स को समझने के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी की बात हो रही है तो अवेलेबिलिटी सेट एंड अवेलेबिलिटी जोन, इन दोनों का ही रिलेशनशिप अवेलेबिलिटी से है, जिसमें फेमस 5 9 या 7 9 है। आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के, या कस्टमर की नीड है कि मुझे 99% अप टाइम चाहिए या 99% मेरे अवेलेबिलिटीज चाहिए अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपने सेटअप कर रखा है, चाहे जितने भी वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं, मतलब आप डाउन टाइम पर ईयर एट मैक्स 8.67 आवर्स का ले सकते हैं या पर डे 86 सेकंड का ले सकते हैं, चाहे कोई भी आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। ऐसे 99.99% का मतलब है कि जो भी डाउन टाइम आपकी एप्लीकेशन में हो सकता है वो पर डे के हिसाब से 8.6 सेकंड, या जैसे आप मान लीजिए डिप्लॉयमेंट करते हैं किसी पर वीक या पर मंथली बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे आप उतना टाइम आउट निकाल सकते हैं और अवेलेबिलिटी यूजर की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 5 9 को फॉलो करते हैं तो एक दिन में बहुत ज़्यादा अगर डाउन टाइम आपका हो सकता है 0.86 सेकंड का, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं पर मंथली या पर 6 मंथ बना सकते हैं। मतलब एक साल में अगर आपका डाउन टाइम यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए गया था वो 525 मिनट था, जिसमें चाहे तो आपने कोई डिप्लॉयमेंट किया हो या पैचिंग किया हो या कुछ भी किया हो। तो ये अवेलेबिलिटी है। अगर आप देखिए एज्योर क्लाउड में जब आप सिंगल वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उस पर अगर कोई होस्टिंग करेंगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट अवेलेबिलिटी 99.9% रहेगी। मतलब ये है कि एक साल में उसका डाउन टाइम 8.76 आवर्स का हो सकता है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप इसको अचीव नहीं करेंगे। आप अवेलेबिलिटी सेट का सेटअप करेंगे। अगर यूजर की ये नीड है कि नहीं हमें 99.95% तक एसएलए चाहिए, 99.95% का मतलब हो गया ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए 45 मिनट से ऐसे कुछ हो जाएगा। 99.99% अगर वो कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि डाउन टाइम पर ईयर वो एटमोस्ट 52 मिनट्स 0.6 मिनट्स तक का अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर आप अवेलेबिलिटी जोन का सेटअप करेंगे। अभी समझते हैं एक्चुअली इनका सेटअप ये क्या है, अवेलेबिलिटी जोन्स टर्म्स का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी सेट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे आएंगी आपकी ज्योग्राफीज। हर ज्योग्राफीज के अंदर आपके कई रीजन्स होंगे, जैसे आपने देखा सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया फॉर एन एग्जांपल, तो वो उतने मल्टीपल रीजन्स हो जाएंगे। हर रीजन्स के अंदर आपके कई अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए जाएंगे, मतलब कई जोन बनाए जाएंगे। इन हर जोन के अंदर कई डाटा सेंटर्स का सेटअप होगा। ठीक है, तो जो डाटा सेंटर्स का सेटअप होगा वहां पे एक या दो डाटा सेंटर्स का अगर आप कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वो कहलाएगा अवेलेबिलिटी सेट। पर ये कई अवेलेबिलिटी जो डाटा सेंटर है अलग अलग जोन्स के अगर कंबाइंड आप करेंगे, अलग अलग लोकेशन के अगर आप कंबाइंड करेंगे तो वो कहलाता है अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं थोड़ा फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन के बारे में। एफटी या यूडी भी कहा जाता है इनको। देखिए, अगर आप ये इमेज राइट हैंड साइड में देखेंगे, इसमें ये आप 3 सर्वर रैक मान लीजिए, हर सर्वर रैक में कई मल्टीपल सर्वर्स रखे हुए हैं। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा सर्वर रैक मान लीजिए जैसे फॉल्ट डोमेन 0 है, वो अगर हो जाता है कि चलना बंद हो जाता है, पावर आउटेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अगर आपने एप्लीकेशन की रिप्लिका ऑलरेडी 1 और 2 में बना रखी है, तो अगर आपने रिप्लिका बना रखी है अपने एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी सेट्स के बेसिस में
कि जैसे पहला जो डाटा सेंटर है उसके अंदर ये 3 सर्वर रैक हैं। इन 3 सर्वर रैक्स में अगर कोई भी एक रैक खराब हो जाता है किसी वजह से, तो रेप्लिका ऑलरेडी एप्लीकेशन की डोमेन 1 पे बन रखी है, और जो लोड बैलेंसर होगा वो मैनेज करने लगेगा सारी रिक्वेस्ट को डोमेन 1 पे भेज के, ताकि आपकी एप्लीकेशन रन रहेगी। जो और जो फॉल्ट डोमेन है वो किसी मेजर इश्यूज की वजह से हो सकता है, जैसे पावर आउटेज हो गया, या नेटवर्क की केबल खराब हो गई, या एनी अदर रीजन। अपडेट डोमेन का मतलब ये होता है, मतलब फॉल्ट डोमेन एक तरीके से फेलियर के बेसिस पे, हार्डवेयर फेलियर के बेसिस पे है। और जो अपडेट डोमेन है, अपडेट डोमेन मेनली जैसे आपको पैचिंग करना है या कुछ अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर सर्वर डाउन रहेगा। ठीक है। फॉल्ट डोमेन एट मैक्स आप 3 कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रीजन में, और अपडेट डोमेन एट मोस्ट आप 20 कर सकते हो। जैसे चलिए एक डेमो ले लेते हैं एज़्योर पोर्टल में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो वर्चुअल मशीन हमने पहले बनाई हुई थी, इस वर्चुअल मशीन में अगर आप जाके देखें, जो सबसे पहली बार वर्चुअल मशीन बनाई थी हमने, उसमें कोई भी अवेलेबिलिटी सेट या जोन नहीं बनाया था। तो अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन जाके देखेंगे स्केलिंग में, तो ये देखिए अवेलेबिलिटी जोन और स्केल सेट। स्केल सेट एक अलग चीज होती है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी मैं एक अलग वीडियो में अभी कंप्लीट करूंगा। तो ये देखिए अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन, ये कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ना कि डोमेन सेट या फॉल्ट डोमेन, इन दोनों से आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई कि अवेलेबिलिटी सेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी डाटा सेंटर डाउन टाइम इवन बाय ऑटोमेटिकली डिप्लॉइंग द वर्चुअल मशीन अक्रॉस फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन्स। ठीक है। तो फॉल्ट डोमेन हमने समझ लिया हार्डवेयर फेलियर्स के लिए होता है। अपडेट डोमेन कोई ना कोई मेंटेनेंस के लिए होता है, रिबूट अगर चाहिए होता है आप उस पर्टिकुलर सर्वर पे। ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी, और हाँ अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन में से एक ही चीज क्रिएट कर सकते हैं, वो दोनों नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अवेलेबिलिटी जोन सेटअप कर दिया तो वैसे भी हायर लेवल है, ऑटोमेटिकली आपका 99.9% एसएलए मीट हो रहा है। अवेलेबिलिटी सेट जब आपकी लिमिटेशन है कि नहीं अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं है, हम उसी विद इन जो भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है उसमें ही सेटअप करना है, तो आप उसको सेटअप करेंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार एक नया वर्चुअल मशीन का क्रिएशन करते हैं। उस नए वर्चुअल मशीन के क्रिएशन में हम ये देखते हैं कि अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन किस किस रीजन में आ रहा है, और बेसिकली कितने अपडेट डोमेन या फॉल्ट डोमेन हम बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। क्रिएट वर्चुअल मशीन जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने किया था, यहाँ पे आप देखिए अभी देखिए रीजन, यहाँ पे आपको मल्टीपल रीजंस दिखाई देंगे। आप रीजंस ज्योग्राफी के बेसिस पे अलग पेज में जाके एज़्योर पोर्टल के देख सकते हैं, लेकिन हम कोई भी स्पेसिफिक रीजन जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें देखिए आपको अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट, ये देखिए यहाँ पे ईस्ट यूएस हमने सेलेक्ट किया था, अवेलेबिलिटी जोन सेट दोनों एप्लीकेबल है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडेंडेंसी रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डिजास्टर रिकवरी के लिए या रिप्लिका के लिए बनाना नहीं चाहते हैं। अवेलेबिलिटी से आपको उतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपल वर्चुअल मशीन का ही एक सेटअप करके आप होस्टिंग कर देना चाहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन में जब हम जाते हैं तो सिर्फ 3 अवेलेबिलिटी जोन आपको क्रिएट करने के लिए एटमोस्ट मिलते हैं। उन 3 में से जो भी आपको बनाना हो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अगर मैं कोई और रीजन में जाता हूँ तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लेट्स सेलेक्ट साउथ इंडिया। अगर आप साउथ इंडिया पे आएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरीके का सेटअप नहीं हो रखा होगा कि आप अपने रीजन्स को कई पार्ट में जोन्स में डिवाइड कर सकते हो। वहाँ पे सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होगा कि आप खाली एक ही डाटा सेंटर्स के अंदर या मल्टीपल डाटा सेंटर एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे, उसमें अवेलेबिलिटी सेट का क्रिएशन भी कर सकते होंगे। ये देखिए आप अवेलेबिलिटी सेट में भी यहाँ पे लिमिटेशन हो सकती है। हो सकता है फॉल्ट डोमेन आपको 3 ना बनाने दे, वो साउथ इंडिया में सिर्फ 2 का सिलेक्शन दे। देखिए 3 का अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू वेस्ट ईस्ट यूएस लेस होगा। तो जिस तरीके का आपको मैंने पहले भी बताया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है, हार्डवेयर सेटअप होता है, जितना अच्छा जिस रीजन में, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसकी एडवांटेजेस ले सकते हैं। चलिए कोई और एक एग्जांपल लेते हैं यूके वेस्ट का। यूके वेस्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं है, हम अवेलेबिलिटी सेट का क्रिएशन ही कर सकते हैं। देखिए अवेलेबिलिटी सेट यूके में भी 3 से ज़्यादा फॉल्ट डोमेन हम लोगों को सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, मतलब उतने ज़्यादा सर्वर रैक वहाँ पे अवेलेबल
नहीं है। अपडेट डोमेन में भी यू कैन सेलेक्ट अप टू 20, एक सर्वर रैक में आप 20 एटमोस सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यूएसए में। यूएसए वेस्ट में एक बार देखते हैं क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। वेस्ट यूएस में आपको यहाँ पे भी देखिए अवेलेबिलिटी जोन की नहीं है। ईस्ट यूएस में चलते हैं। ईस्ट यूएस में हमने पहले भी देखा हुआ था कि अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबिलिटी सेट दोनों सेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप एक बार में कर पाएंगे। अगर अवेलेबिलिटी जोन सेट करते हैं तो 1 2 3 में से कोई एक चीज़ सेट करेंगे, और अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करते हैं आप तो आप फॉल्ट डोमेन या अपडेट डोमेन जो भी मर्जी आप उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आप जब उतने फॉल्ट डोमेन और उतने अपडेट डोमेन बनाते हैं उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। वर्चुअल मशीन आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा उतना, और उनको मैप करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी सेट को अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, लेट्स क्रिएट अ न्यू वन, ट्राई टू जस्ट क्रिएट न्यू वन। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा रखा है कि यहाँ पे फॉल्ट डोमेन 3 आप क्रिएट कर सकते हो, प्लस अपडेट डोमेन भी 20 तक सेलेक्ट कर रखे हो। फॉल्ट डोमेन का मतलब ये है कि कितने सर्वर रैक्स आप रख सकते हो, हर एक सर्वर रैक में कितने ज़्यादा सर्वर्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका अवेलेबिलिटी सेट से रिलेटेड डेमो है, जिसको आप वर्चुअल मशीन के क्रिएशन के टाइम पे सिलेक्शन कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल मशीन भी आपको अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ सेलेक्ट तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन अलग से वर्चुअल मशीन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो है रीजन पेयर्स का। इसके पहले हम लोग लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा डायग्राम है, चाहे ट्रैफिक मैनेजर हो, चाहे एज्योर गेटवे हो, चाहे लोड बैलेंसर हो, इसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। एप्लीकेशन गेटवे हो, तो एप्लीकेशन गेटवे, लोड बैलेंसर और ट्रैफिक मैनेजर के बीच में अंतर में मैं आपको बता दूंगा कि क्यों, कब और कहाँ कैसे यूज होना चाहिए। पर आप एक मोटा मोटा समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रैफिक मैनेजर के बेसिस पे देखिए लोड बैलेंसर और कहाँ पे क्या रिक्वेस्ट जानी किस वेब सर्वर पे, ये अवेलेबिलिटी जोन और सेट के बेसिस पे कॉलिंग हो रखी है। ठीक है, कभी कोई डाउन होगा तो ये टेक केयर ऑलरेडी लोड बैलेंसर या ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू ऑलरेडी हो जाता है कि कौन सी रिक्वेस्ट को कहाँ ले जाना है। देखिए सिंगल वीएम में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 99% का एसएलए रहता है। अगर आप अवेलेबिलिटी सेट बनाते हैं, जो कि डाटा सेंटर्स के अंदर की बात है, डाटा सेंटर्स में आप कितने ज़्यादा फॉल्ट डोमेन या अपडेट डोमेन रखना चाहते हो उसके बेसिस पे अवेलेबिलिटी सेट्स होगा। अवेलेबिलिटी जोन्स, वही आप कई डाटा सेंटर्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो एक रीजन बन जाता है। और रीजन्स का भी जब आप कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो एक आपका रीजन पेयर बन जाता है। देखिए रीजन पेयर का सबसे ज़्यादा यूसेज होता है वही जो मैंने पहले आपको बताया, स्पेशल रीजन के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कोई डाटा उस पर्टिकुलर बाउंड्री से ना जाए बाहर, किसी कंट्री के बाउंड्री से बाहर ना जाए, तो वहाँ पे आप रीजन पेयर्स का यूसेज करते हैं। तो आइए रिसोर्स ग्रुप के बारे में देखते हैं। देखिए रिसोर्स ग्रुप का सबसे ज़्यादा यूसेज आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को ग्रुप करना चाहते हैं। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, आपके डाटाबेस का सेटअप हो सकता है, आपके वर्चुअल मशीन का क्रिएशन हो सकता है, आपके सर्वर्स का क्रिएशन हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार एक सिंपल सी वर्चुअल मशीन बनाई थी, तो आप ये देखेंगे उसके साथ में वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट हो गया है, उसके साथ में उसके स्केलिंग के लिए भी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। जैसे अगर आप इसमें एग्जाम्पल देंगे जिसको हम लोगों ने बनाया था, एनएसजी का क्रिएशन भी हो चुका है। ये सारे के सारे एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर आ गए हैं। अब इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ कि मैं इसका सब्सक्रिप्शन चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसमें एक्सेस कंट्रोल देना चाहता हूँ कि वो लोग ये एक्सेस कर सकें, या मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस रिसोर्स ग्रुप में मैं जो एक्शन लूंगा तो इससे पर्टिकुलर एसोसिएटेड जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सभी पे वो एक्शन हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है रिसोर्स ग्रुप। मतलब आप ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग जो करना चाहते हो, किस बेसिस पे करना चाहते हो, हर कंपनी की डिफरेंट होती है, वो आप कर सकते हो। ये आपके बिलिंग में हेल्पफुल होगा, सब्सक्रिप्शन पे हेल्पफुल होगा, आप कोई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं उसमें हेल्पफुल होगा, आप कुछ मॉनिटरिंग या अलर्ट सेट करना चाहते हैं, जैसे आप बजट डिफाइन कर सकते हैं और उस बजट का कोई कोटा है, अगर वो उतना अचीव हो जाता है तो एक अलर्ट आपको आ जाएगा कुछ ताकि आप उसका कंट्रोल वे में मैनेज कर सकें। आप एक्सेस कंट्रोल डिफाइन कर सकते हैं कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, या फिर कौन ऐसा है जो रीड ओनली मोड पे उसको एक्सेस कर सकता है। वो सारी चीज़ें आपके रिसोर्स ग्रुप के बेसिस पे होती हैं। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजर क्या होता है? रिसोर्स मैनेजर एक सर्विसेज की लेयर बना दी है एज्योर ने, ताकि आप चाहे एज्योर पोर्टल से वो चेंजेस करें,
ऑन रिसोर्स ग्रुप, चाहे आप पावर शेल कमांड का यूज़ करें, चाहे आप CLI कमांड का यूज़ करें या रेस्ट बेसिस पे कॉल करें, उन सभी चीज़ों को मैनेज एजूर रिसोर्स मैनेजर करता है। और जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है जिस भी रिसोर्स पे वो एक्शन लेना होता है। ऑथेंटिकेशन भी इसके थ्रू मैनेज हो जाता है। तो ये सिंपल सा जो रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स ग्रुप का हमने ऑलरेडी देख ही लिया है पहले। रिसोर्स ग्रुप मैनेजर एक काइंड ऑफ सर्विसेज है ओनली। एजोर लॉक क्या होता है? एजोर लॉक जैसे आपने अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स बनाया है और आप चाहते हैं गलती से किसी के से भी वो डिलीट ना हो या कुछ रिसोर्सेस में क्रिएशन ना हो, मॉडिफिकेशन ना हो, ये एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर लॉक लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। अगर उन्होंने लॉक लगा दिया है तो कोई भी पर्टिकुलर जिसको भी एक्सेस है उस रिसोर्स की वो उसे डिलीट नहीं कर सकता है। या फिर जिस मोड पे, या तो आप रीड ओनली मोड पे सेलेक्ट कर सकते हो या तो डिलीट मोड पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको वो लॉक हटाना पड़ेगा तभी वो एक्शन परफॉर्म होगा। और ये एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर के ऊपर डिपेंड करता है उस लॉक को लगाना, और किसी को एक्सेस नहीं होती है। चलिए एक छोटा सा वीडियो आपको डेमो दिखा देते हैं। देखिए ये रिसोर्स ग्रुप में हम जाते हैं। रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही इसकी इंफॉर्मेशन आती है लॉक करने के लिए। आप जब रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे, मान लीजिए हमने PMDC1 का वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया, जो क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे लॉक्स का इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो आप यहाँ पे नया लॉक क्रिएट करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करके लॉक का कोई भी आप नाम दे दीजिए, जैसे log1 नाम दे देते हैं। और लॉक टाइप पे आप देखिए रीड ओनली और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं डिलीट पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं ओके बोल देता हूँ, तो इसको जब हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे वर्चुअल मशीन का, तो हमें एरर आ जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे आते हैं। आप होम पे चलिए, वर्चुअल मशीन पे चलते हैं हम लोग। इस वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेट मी डिलीट एंड आई शुड बी गेटिंग एरर। सी, फेल टू डिलीट द वर्चुअल मशीन, ये नोटिफिकेशन आपको आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, आप डिलीट नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप रीड ओनली का भी बनाना चाहते हो, जिसमें आप रिसोर्स को मॉडिफाई नहीं करना चाहते हो, तो आप रीड ओनली को सेलेक्ट करके लॉक लगा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैंने जो लॉक, रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स ग्रुप एंड स्पेशली अवेलेबिलिटी सेट्स और जोन्स में अंतर बताने की कोशिश करी है। एजोर ज्योग्राफीज एंड रीजन्स में क्या अंतर होता है वो सब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। ये आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। आपका दिन शुभ रहे।